थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक पंछी होता है ना, पक्षी, वो एक तिनका कर करके, एक बय्यर होता है, तिनका कर करके अपना घोंसला बनाता है। और इसी तरीके से हमने भी थोड़ा थोड़ा करके अपना घर बनाया था। 80 गज का मेरा मकान था। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वकील हसन का घर गिरा दिया गया। मीडिया ने दिखाया तो ऐलान हो गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर दिया जाएगा। वकील हसन की पत्नी ने कहा है कि वे इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि घोषणा ही हुई है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, कहां मिलेगा, लेकिन यहां जो घर था, जैसा भी था, उसमें हम रह रहे थे, उसे गिरा दिया गया। वैसे भी कुछ लिखित रूप से अभी तक नहीं मिला है। वकील हसन 12 रैट माइनर्स की टीम के मुखिया थे। जैसे ही उनके घर गिराने की खबरें चली, मीडिया में वकील हसन के नेशनल हीरो होने की कहानी फिर से याद दिलाई गई। अगर यह कहानी नहीं होती, वकील हसन नेशनल हीरो नहीं होते, इस कहानी के नायकों में से एक नायक नहीं होते, तो आज उनके इस घर पर मीडिया आंसू बहाने नहीं जाता। तो हमें देखना है कि मीडिया ने एक बचाव अभियान का नायक होने के कारण वकील हसन की कहानी को कवर किया, या गरीबों के रहने के अधिकार की रक्षा करने अपने कैमरे लेकर उतर गए। इस कहानी का असर इतना क्यों हुआ? इस कारण से भी हुआ। दिल्ली के बस स्टैंड से लेकर मेट्रो तक में यह पोस्टर लगा है। मोदी सरकार की कामयाबी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सिलक्यारा टनल में बचाव कार्य को उनकी कामयाबी बताई जा रही है। पोस्टर कहानी सुना रहा है। रैट माइनर्स को जो मीडिया नेशनल हीरो लिख रहा था, उसे आकर यह पोस्टर देखना चाहिए और खुद की तस्वीर इसमें खोजनी चाहिए। इसमें नेशनल हीरो को कहां जगह मिली है? क्या आपको इस पोस्टर में रैट माइनर्स नजर आ रहे हैं, जिन्हें मीडिया नेशनल माइनर्स, नेशनल हीरो कह रहा है? इस पोस्टर को देखने वालों को यही याद नहीं आएगा कि रैट माइनर्स ने सरकार से 50-50 हजार की इनाम की राशि पहले ठुकरा दी और कहा कि उन्हें इस काम से मुक्ति दिलाइए, मगर वो तो नहीं हुआ। अंत में उन्होंने 50,000 की राशि ले ली थी। यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सफलतापूर्वक किया रेस्क्यू। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, जिसमें वे वीडियो के जरिए बचाए गए मजदूरों से बात करते देखे जा सकते हैं। सारा का सारा श्रेय मोदी जी को मिल रहा है। मोदी जी ही नेशनल हीरो नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जगह मिली है। इस तस्वीर से ऑस्ट्रेलिया से बुलाकर लाए गए टनल विशेषज्ञ ऑर्नल्ड डिक्स का जिक्र तक नहीं, उनकी तस्वीर भी नहीं। जो ना आते तो ना जाने क्या होता। कुल मिलाकर बताना यह चाहता हूं कि सरकार की सफलता की इस कहानी में भी एक डिमोलिशन ड्राइव हो चुका है। इस कहानी के कई किरदार इस पोस्टर से बाहर कर दिए गए हैं। किसी को भी देखकर लगेगा कि बचाने का काम अकेले मोदी जी ने किया। ऑस्ट्रेलिया का इंजीनियर तो यहाँ घूमने आया था, जेसीबी मशीन पर बैठकर पान खा रहा था। दिल्ली भर में लगे इस पोस्टर में जो डिमोलिशन ड्राइव हुआ है, इसमें रैट माइनर्स से लेकर टनल एक्सपर्ट नदारद नजर आते हैं। इस पोस्टर से एक और बड़ा डिमोलिशन हुआ मीडिया की भूमिका का, जो कई दिनों तक कवर ही करने नहीं गया, शायद यह सोचकर कि कहीं इससे मोदी जी की बदनामी ना हो जाए। मगर वहां के स्थानीय पत्रकार लगातार कवर करते रहे और इस स्टोरी को आपके बीच जिंदा रखा। उनका चेहरा भी इस पोस्टर में नहीं है, वे भी विज्ञापन के जरिए डिमोलिशन ड्राइव के शिकार हो चुके हैं। तो इस एक पोस्टर से हमने आपको बताया कि सिलक्यारा टनल के कितने नायकों का स्मृति और तस्वीरों से डिमोलिशन कर दिया गया है। और इधर डीडीए ने इसके एक नायक वकील हसन का घर डिमोलिश कर दिया, यानी अतिक्रमण मानकर हटा दिया। यह बेहद जरूरी बात है, क्योंकि डीडीए ने अपने बयान में कहा है कि उसके अधिकारियों को पता नहीं था कि वकील हसन का राष्ट्रीय योगदान क्या है। इतनी जल्दी स्मृति से ये हीरो गायब हो गए, जबकि इन्हें पता था कि यही होने वाला है। जब ये रैट माइनर्स प्रधानमंत्री के साथ इस पोस्टर में नजर नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री ही प्रमुख रूप से नायक के तौर पर नजर आते हैं, सरकार ही अपने पोस्टर के जरिए
इन नायकों को पब्लिक में जिंदा नहीं रखेगी तो डीडीए के अधिकारियों को कैसे याद रहेगा? जब रैट माइनर्स को मीडिया हीरो बना रहा था तब एक रैट माइनर्स फिरोज कुरैशी ने कहा था कि हमें 1 लाख का चेक दिया गया, हमें मुंबई में इंडियन आइडल की टीम ने बुलाया है, लेकिन हमें यह पता है कि ये हीरो ट्रीटमेंट देर तक नहीं रहेगा और लोग हमें धीरे धीरे भूल जाएंगे। 15-20 दिन और रहेगा, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि हम गरीब हैं और हमारी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर अमित बाथला की रिपोर्ट में यह सब दर्ज है, वहीं से बता रहा हूं। तब भी देखिए कि रैट माइनर्स इनाम की जगह जिंदगी में दूसरे बदलावों की बात कर रहे थे। दिल्ली से लेकर हल्द्वानी तक गरीबों के घर गिराए जाने की कहानी बेहद जटिल है। कानून का नाम लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान केवल कानून का पालन करने नहीं आता है, बल्कि वह एक राजनीतिक अभियान का रूप धरकर आता है। कभी राजनीति के नाम पर घरों को गिरा दिया जाता है, कभी राजनीति के नाम पर घरों को गिराने से बचा लिया जाता है। कभी मामला हाईलाइट हो जाता है, कभी लाइमलाइट में नहीं आता है। आज भी यानी 29 फरवरी को दिल्ली के संगम विहार में लोगों के घर गिराए गए। यहां भी सैकड़ों लोग बरसों से बने अपने घर को अतिक्रमण के नाम पर गिरते हुए देखते रह गए। मीडिया की तरफ से कोई कैमरा उनके लिए रोने नहीं आया, किसी ने इनके घर की बात नहीं की, इनके घर को बचाने का प्रयास नहीं किया। इन लोगों को नोटिस एक दिन पहले मिला और अगली सुबह पुलिस के साथ डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया। बुलडोजर आ गया। हमें नहीं पता कि इन गरीब लोगों ने भी क्या बुलडोजर को बाबा मानकर कभी स्वागत किया था, मगर इस तरह से किसी को भी अपना घर गिरते हुए देखना ना पड़े, हम यही चाहेंगे। मोदी सरकार ने चंदा बटोरने के लिए असंवैधानिक तरीके से कानून बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया, तो क्या इस पैसे से बने भाजपा के आलीशान मुख्यालय या कार्यालय गिरा दिए गए? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के पास आया चंदा कानून का अतिक्रमण नहीं है? मगर यहां संगम विहार में लोगों के घर गिरा दिए गए। यह घटना आज की है, यानी 29 फरवरी की। लोगों का कहना है कि वह 10 से 12 साल से यहां रह रहे थे। किसी ने प्रॉपर्टी डीलर से प्लॉट खरीदकर मकान बनाया, किसी ने बना बनाया पूरा का पूरा मकान खरीदा। लोगों को यही भरोसा दिलाया गया कि यह सही जगह है, यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है। लोगों को पता नहीं था कि ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। आखिर इन गरीब लोगों को कैसे पता चलेगा, जिस पर अतिक्रमण करके डीलरों ने सरकारी डिपार्टमेंट से मिलकर पूरी की पूरी कॉलोनी खड़ी कर दी। आम लोग कैसे इन बारीकियों को समझ पाते? सैकड़ों की संख्या में मकान बन गए और आज उनका मकान उन्हीं के सामने बुलडोजर के द्वारा तोड़कर जमीन में मिलाया जा रहा था। इसीलिए वकील हसन का घर गिरा दिया गया। इसे व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है। वकील हसन का मामला बिल्कुल अलग है, मगर आप देश भर में हो रहे डिमोलिशन ड्राइव को देखेंगे तो इसमें एक और पहलू नजर आएगा। वो पहलू है अतिक्रमण का आरोप किस समुदाय पर लगता है। अगर वह समुदाय अल्पसंख्यक हैं, वहां रहने वाले लोग ज्यादातर मुसलमान हैं, तो उनके खिलाफ अतिक्रमण का कानून काफी प्रभावशाली और तेजी से काम करता है। जल्दी घर से लेकर उनकी इबादत स्थलों को गिरा दिया जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना आप भूल गए? याद कीजिए, 2022 अप्रैल की है। डिमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया था क्योंकि वहां रामनवमी की जुलूस निकली थी। लगा कि वहां रहने वाले केवल मुसलमान हैं, मगर बाद में पता चला कि वहां हिंदू भी रहते हैं। दोनों मिलकर अपने घरों को बचाने आगे आ गए। उस डिमोलिशन ड्राइव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसी डीडीए ने दिल्ली के मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद गिरा दी। पुरातत्व विभाग ने कहा कि 150 साल पहले की इमारत थी, तब तो डीडीए भी नहीं थी। मस्जिद के साथ साथ मदरसा भी गिरा दिया गया। इसीलिए अतिक्रमण हटाने का हर अभियान कानून के पालन का अभियान नहीं है। निश्चित रूप से वकील हसन का मामला अलग कैटेगरी का है, मगर उनके घर गिराए जाने को हमें व्यापक रूप से देखने की जरूरत है। डीडीए ने अपने बयान में कहा है कि एक प्राधिकरण के तौर पर वह अतिक्रमण की इजाजत नहीं दे सकता। पूरी दिल्ली में अतिक्रमण का पैमाना इतना व्यापक है कि कोई नहीं कह सकता कि अतिक्रमण करने वालों को डीडीए से खतरा रहा होगा।
अब तो कई सारे अवैध कही जाने वाली कॉलोनियों को वैध किया गया, मान्यताएं दी गईं, केंद्र सरकार ने संसद से कानून पास किया, प्रधानमंत्री मोदी अपनी उपलब्धि के रूप में बताते हैं वोट चाहिए तो अवैध को वैध बना दो, कोई बड़ी बात नहीं। काश इस समस्या को मानवीय रूप से भी और लोगों के रहने के अधिकार की नजर से भी देखा जाता। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगल बगल के मकान जस के तस हैं, उन्हें नहीं गिराया गया है, केवल वकील हसन का घर तोड़ा गया है। क्या इस कतार में यही एक मकान था जो डीडीए की किताब के अनुसार अवैध रूप से बना हुआ था? डीडीए ने अपने बयान में कहा है कि जमीन के 3 हिस्सों में से 2 पर अतिक्रमण हुआ था। एक पर वकील हसन ने कथित तौर पर किया और एक पर किन्हीं गोयल ने किया। गोयल का घर नहीं गिरा क्योंकि उस पर अदालत ने रोक लगा दी है। मीडिया में वकील हसन ने बार बार कहा है डीडीए के लोग उनसे पैसे मांग रहे थे, वे दे भी रहे थे और जब देना बंद कर दिया तो घर गिरा दिया। वकील हसन के बेटे और बेटी का कहना है कि जब यह कार्रवाई हुई तब माता पिता घर पर नहीं थे। परिवार ने बच्चों के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया है। पंछी होता है ना, पश्चिम पक्षी, वो एक तिनका कर करके, एक बैयर होता है, तिनका कर करके अपना घोंसला बनाता है वो। और इसी तरीके से हमने भी थोड़ा थोड़ा करके अपना घर बनाया था। 80 गज का मेरा मकान था। कितने साल से आप रह रहे थे? सन 2013 के स्टार्टिंग से हम लोग इस मकान में रह रहे थे। 9-10 से ये मकान हमारा पड़ा हुआ था खाली। और जैसे ही हमने इस मकान को बनाकर हम उसमें शिफ्ट हुए ना, तभी डीडीए वालों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। तो बच्चे घर में अकेले थे, बेटा था, छोटा बेटा था, बेटी थी, और वो लोग आके दरवाज़ा बजाया। बच्चे ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने ज़बरदस्ती की। जब ज़बरदस्ती करने के बाद भी बच्चे ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके बाद उन्होंने इन्होंने बच्चे ने अंदर से लॉक कर लिया। तो उन्होंने गेती लेके और हथौड़े लेके दरवाज़ा तोड़ा। गेती और हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने के बाद में वो पूरा दरवाज़ा नहीं टूटा तो फिर उन्होंने जेसीबी से तोड़ा। गेट तोड़ा, गेट तोड़ के अंदर आके मेरा कॉलर पकड़ा उन्होंने। कॉलर पकड़ के मेरे मुंह पे हाथापाई करी मेरे साथ, मेरे मारा उन्होंने, चाटे मारे उन्होंने मेरे। फिर मुझे पकड़ के ले गए गाड़ी में। मेरे देखे घुटने में खून लग रहा, सूख गया अब तो, खैर ये खून लग रहा है अब तो, खैर सूख गया। तो गाड़ी में लेके गए, मेरे मुंह पे चाटे मारे, मुंह से लगा था खून निकला था, ये गिरा हुआ, ये रहा। मेरे पापा को मुझे बस बता दे हुए शर्म आ रही है। जो रेड माइनर्स के जो लीडर थे, जो मेन लीडर थे, उन्हें धक्का मारते हुए लेके गए, अधिकम गाड़ी में बिठा के लॉकअप में बंद कर दिए। उनका फोन जब्त कर लिया। कहाँ का नहीं आए? हमारे लिए तो संविधान, उनके लिए कौन सा संविधान है? हम करे तो गलत। वकील हसन ने डीडीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, पैसे मांगने के आरोप। इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इस तरह के पैसों का क्या होता है, किस किस के पास पहुंचता है। अगर ईडी को विपक्षी नेताओं के घरों से फुर्सत मिल गई है तो इन अधिकारियों के यहां तलाशी ले सकती है। डीडीए का कहना है कि जिस जमीन पर यह घर बना था उस पर अतिक्रमण किया गया है। इसे हटाने के कई बार प्रयास पहले भी हुए, मगर कभी परिवार के विरोध के कारण तो कभी घर में बंद कर आग लगाने की धमकी के कारण अतिक्रमण हटाने का अभियान सफल नहीं हुआ। 2018 में भी ऐसा अभियान चला। 2022 के सितंबर और दिसंबर महीने में भी प्रयास हुआ। 28 फरवरी को डिमोलिशन होना ही था, जिसके लिए पुलिस से सहायता मांगी गई थी। डीडीए ने अपने बयान में लिखा है कि वकील के परिवार को पता था कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा है कि उनके परिवार से इस बारे में बात हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। मगर बिना नोटिस किसी का घर गिरा देने का क्या स्पष्टीकरण हो सकता है, ये मनोज तिवारी ने कहा है। हम पहले सोचते थे शायद हमारा घर नहीं बचेगा, पर जब से उत्तरकाशी से आए थे ना, तब से हम खुश थे। हम यूँ खुश थे, मनोज तिवारी जी ने हमें आश्वासन दिया था तुम्हारा घर मैं बनवाऊंगा। तो हम अब ये कहते हैं अब हमारा घर कहीं नहीं जाएगा। कि मनोज तिवारी ने कहा था मैं आपका मकान बनवाऊंगा, खाना खाऊंगा आपके मकान में बैठ के। अब कहाँ से खाना खाएंगे? हमने जो बाहर झोपड़ी डाल रखी दिखाई है कैमरे से, जी देखा है। तो मतलब उसके अंदर बैठ के खाना खाएंगे बाहर रोड पे हमारे साथ में। ऐसा हो भी सकता है। इन इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के किसी भी मकान के नीचे अतिक्रमण के कुछ ना कुछ कारण निकल आएंगे। दिल्ली में लाखों लोगों के मकान इसी तरह से बने हैं और सबने इन गरीब लोगों का फायदा उठाया है, आर्थिक रूप से निचोड़ा है, राजनीतिक रूप से वोट लिया है।
ये घर बनाकर गरीब ही रह गए, मगर इनके अतिक्रमण से इसी दिल्ली में न जाने कितने लोगों के पास कितनी पीढ़ियों के लिए अरबों की संपत्ति जमा हो गई होगी। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कौन लोग हैं, उनका चेहरा कैसा है। उनके घर कभी नहीं तोड़े जाएंगे, इन्हीं गरीब लोगों के घर बार बार तोड़े जाएंगे। मीडिया के कैमरे पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास से लौट आएंगे, क्योंकि घर गिराने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का बयान जारी कर दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर से लेकर दक्षिण दिल्ली के संगम विहार तक अगर मीडिया के कैमरे ठहर कर देखते, लोगों से बातें करते, तो अतिक्रमण के अभियान के पीछे का सच नजर आ जाता। इतने लोगों को बेघर कर किसी को क्या मिला है? जिन लोगों ने वकील हसन के घर जाते हुए वहां के इलाके की विकास की सूरत देखी है, उन लोगों ने क्यों नहीं उन रास्तों और इलाकों के विकास को रिकॉर्ड किया और चैनलों पर दिखाया? इसका जवाब वही दे सकते हैं। मूल बात यह है कि मीडिया इसे अपनी रिपोर्टिंग की कामयाबी के रूप में दिखाएगा, मगर अपनी रिपोर्टिंग में वह वकील हसन के घर के इलाके की वास्तविकता को अलग कर देता है। एक मकान की कहानी तक सब कुछ सीमित कर देगा। संगम विहार का डिमोलिशन तो उसकी कहानी में आएगा भी नहीं। अगर आप यह उम्मीद करते हैं कि यही मीडिया मेहरौली जाकर डीडीए से सवाल पूछेगा दिन रात कि सदियों पुरानी मस्जिद क्यों गिरा दी गई, तो आप इस मीडिया को नहीं जानते हैं। इसे ठीक से पहचान लीजिए। दिल्ली में लाखों लोग हर दिन अतिक्रमण करते हैं, पब्लिक स्पेस पर कार पार्किंग कर देते हैं, पुरानी कारें कई सालों के लिए खड़ी कर देते हैं, बल्कि उन जगहों को एक तरह से पार्किंग के रूप में घोषित कर दिया जाता है और सबके द्वारा, पूरे मोहल्ले के द्वारा, आरडब्ल्यूए के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार के पास एक सैनिक फार्म है। इसे लेकर भी मामला अदालत में चलता रहता है कि यह अवैध है। मई 2023 में सैनिक फार्म को नियमित करने की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अधिकारियों से कहा था, अमीर हो या गरीब हो, अवैध कॉलोनी अवैध ही होती है। सैनिक फार्म के घर बड़े हैं, रातों रात नहीं बने। आपकी नाक के नीचे काम चलता रहा। वकील हसन और संगम विहार के लोगों को सैनिक फार्म जाना चाहिए, वहां के लोगों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए कि यह सब कैसे किया जाता है, अपना घर कैसे बचाया जाता है। और रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब पर देखना चाहिए, समझने के लिए कि मीडिया किन तस्वीरों से नायक बनाता है और नायक बनाकर उन तस्वीरों के पीछे से आबादी का कितना बड़ा सच गायब कर देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।